नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी सपा कांग्रेस गठबंधन के ऐलान की, एमएसपी की मांग को लेकर किसानों के प्रदर्शन की, बात करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, केंद्र की जांच एजेंसी पर कांग्रेस के बड़े आरोप की, जानेंगे तेजस्वी यादव से क्यों डरी हुई है नीतीश सरकार, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। इसके अलावा तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आप और कांग्रेस के बीच जल्द होगा सीट बंटवारे का ऐलान, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान, मिलकर लड़ेंगे चुनाव। 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में होगी महागठबंधन की रैली, राहुल, तेजस्वी और सीताराम येचुरी के साथ महागठबंधन के सभी दिग्गज होंगे शामिल। सिर्फ 20 मिनट के लिए आते हैं सीएम, संसद में झुकने का करते हैं नाटक, शरद पवार ने पीएम मोदी पर किया करारा वार। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 434 अंकों की गिरावट के साथ 72,623 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 142 अंकों की गिरावट के साथ 22,055 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। यूपी में कई दौर की बातचीत के बाद कांग्रेस और सपा के बीच लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन सील हो गया है। सीटों में कुछ बदलाव के साथ कांग्रेस और सपा में बात बन गई है। तो सीट बंटवारे में किस दल के हिस्से आई कितनी सीटें, देखिए इस रिपोर्ट में। इंडिया गठबंधन में बात बन गई है। लंबी जद्दोजहद के बाद सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर समझौता हो गया है। कांग्रेस की तरफ से यूपी प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और सपा की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने मीडिया के सामने गठबंधन का ऐलान किया है। इस समझौते के मुताबिक कांग्रेस 17 सीटों पर जबकि सपा 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं सपा अपने कोटे से कुछ छोटे दलों को भी सीट दे सकती है। सपा और कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी मिलकर चुनाव लड़ेगी। मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट कांग्रेस ने सपा के लिए छोड़ी है। मीडिया से बातचीत के दौरान यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि प्रियंका गांधी ने इस गठबंधन को बनाने में अहम भूमिका अदा की है। सीट बंटवारे में कांग्रेस को अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी, महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव की सीट मिली है। इसके साथ सीतापुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर और मथुरा सीट पर भी कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। अब आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पहले ही सीट शेयरिंग को लेकर सकारात्मक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि गठबंधन होगा, अंत भला तो सब भला। अब इसी के साथ न्याय यात्रा में शामिल होने के भी संकेत दिए हैं। कांग्रेस सपा के 20 सीटों के बंटवारे के बाद अब जल्द ही दोनों दलों की संयुक्त रैलियां भी शुरू होंगी, जिससे बीजेपी दबाव में दिखने लगी है और इस दबाव को किसानों ने और ज्यादा बढ़ा दिया है। तमाम अपनी मांगों को लेकर पंजाब के किसान दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके हैं। आज पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर जंग का नजारा दिखाई दिया। शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे किसानों पर हरियाणा पुलिस और केंद्रीय बलों ने जमकर बल प्रयोग किया। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। किसानों का आंदोलन वक्त के साथ उग्र होता जा रहा है। बीते 9 दिन से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं की। इस दौरान किसान की सरकार से 4 बार बैठक भी हुई, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद अब किसान भी दिल्ली कूच पर अड़ गए हैं। पंजाब के किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर से दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार ने भी उन्हें रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए हुए हैं। दोनों ही जगहों पर किसान और पुलिस के बीच टकराव चल रहा है। पुलिस रबड़ बुलेट और आंसू गैस की मदद से किसानों को रोक रही है, लेकिन किसान भी इस बार आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए मास्क, गीली बोरियां लेकर आए हुए हैं। लेकिन इस बार आंदोलन काफी उग्र हो गया है। इस टकराव के चलते एक किसान की जान जाने की खबर भी आ रही है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और जगजीत डलेवाल को भी प्रदर्शन स्थल से बाहर ले जाया गया है, जिसके बाद किसानों में रोष बढ़ गया है। किसान बैरिकेड तोड़ने के लिए जेसीबी लेकर आए थे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने जमकर बल प्रयोग किया है। लेकिन किसानों ने भी साफ कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। किसानों की जिद को देखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने 5वीं बार बातचीत के लिए किसानों को प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसानों को अब सरकार के जुमलों पर भरोसा नहीं है। किसानों का कारवां बड़ा होता जा रहा है, जिससे मोदी सरकार की परेशानी भी बढ़ रही है। वैसे मोदी सरकार की परेशानी को तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने पहले से ही बढ़ा रखा था। न्याय यात्रा अब कानपुर पहुंच चुकी है। यहाँ 2 दिन का ब्रेक है। न्याय यात्रा में आज राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूर्वोत्तर राज्यों से शुरू होकर अब भारत के मध्य तक पहुंच चुकी है। 39वें दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में ये यात्रा उत्तर प्रदेश के उन्नाव पहुंची। उन्नाव में जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया। बीते 5 दिनों से ये यात्रा उत्तर प्रदेश में न्याय की आवाज बुलंद कर रही है। जब बात अन्याय के खिलाफ लड़ने की आई तो यात्रा में पूरा उत्तर प्रदेश साथ आ खड़ा हुआ है, पूरे जोर शोर से अपनी पूरी शक्ति के साथ। उन्नाव में राहुल करीब 13 किलोमीटर का रोड शो किए। इसके बाद कानपुर पहुंचकर घंटाघर चौराहे पर जनसभा की। इस दौरान उन्होंने अंबानी अडानी से लेकर पेपर लीक के मुद्दे तक पर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद ने कहा, जितना चिल्ला सकते हो चिल्लाओ, आपको रोजगार नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि पिछड़े, आदिवासी और दलितों को आगे बढ़ाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना के लिए बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाना जरूरी है। राहुल गांधी की आज की यात्रा इसी के साथ समाप्त हो गई और चकेरी एयरपोर्ट से चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली के लिए रवाना हुए। आपको बता दें, आगामी 2 दिनों में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है। इसलिए 22 और 23 फरवरी को न्याय यात्रा में विश्राम रहेगा। 24 फरवरी को मुरादाबाद से यात्रा दोबारा शुरू होगी, जहां राहुल के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी नजर आएंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, जिससे कांग्रेस को मजबूती मिल रही है और बीजेपी दबाव में है और इस दबाव में केंद्र की एजेंसियां कांग्रेस नेताओं पर छापेमारी कर रही हैं। इसी बीच खबर आई है कि अब केंद्र की एजेंसी ने कांग्रेस के खाते से ही पैसे निकाल लिए हैं। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही दिनों का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों से 65 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। आयकर विभाग की ओर से कांग्रेस पार्टी के अकाउंट में 115 करोड़ रुपए की वसूली चिन्हित की थी। वसूली कार्रवाई के जवाब में कांग्रेस ने भी इस पर तेजी के साथ निर्णय लिया और इस पर चुनौती देने का फैसला किया है। कांग्रेस ने विभागीय कार्रवाई का विरोध करते हुए इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने दावा किया कि आयकर विभाग ने पीठ के फैसले का इंतजार नहीं किया। इससे पहले ही पार्टी के बैंक अकाउंट से मौजूदा राशि के एक हिस्से को वसूल करने की कार्रवाई की है। माकन ने ये भी तर्क दिया कि आयकर विभाग को तब तक इंतजार करना चाहिए था जब तक उसकी तरफ से दिए गए स्थगन आवेदन का निपटारा नहीं हो जाता। इस तरह की त्वरित कार्रवाई से उसको बचना चाहिए था, जबकि इनकम टैक्स अपीलीय अथॉरिटी ने मामले की सुनवाई होने तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था। कांग्रेस नेता ने कहा कि टैक्स रिटर्न का मामला इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में लंबित है। आईटी डिपार्टमेंट ने गैर लोकतांत्रिक तरीके से मंगलवार को पैसे निकाले हैं। कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर आईटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में शिकायत की है। पार्टी की तरफ से मामले का निपटारा होने तक मामले में कोई कार्रवाई न करने की अपील की गई है। माकन ने कहा कि अगर जांच एजेंसियों की कार्रवाई अनियंत्रित हो गई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। कांग्रेस को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। आपको बता दें कि इससे पहले 16 फरवरी को कांग्रेस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज करने का आरोप लगाया था। तो कांग्रेस के अकाउंट से आईटी विभाग ने 65 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। साफ है कि विपक्ष पर केंद्रीय एजेंसियों का दबाव अभी भी बना हुआ है। तो दूसरी तरफ विपक्ष ने भी ऐलान कर दिया है कि वो इससे लड़ेंगे, डरेंगे नहीं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तो जन विश्वास यात्रा पर निकल चुके हैं और उन्होंने मोदी सरकार के साथ ही नीतीश सरकार को भी अपने निशाने पर ले लिया है। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश की जनता पर हो रहे अन्याय के खिलाफ न्याय की आवाज बुलंद करने की यात्रा पर निकले हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल आरजेडी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार में जन विश्वास यात्रा निकाल दी है। नीतीश के पलटी मारने के बाद ही तेजस्वी ने ये यात्रा शुरू करने का फैसला लिया। इस यात्रा के माध्यम से तेजस्वी जनता को ये बताना चाहते हैं कि उन्हें छल प्रपंच से हटाया गया है। तेजस्वी ने बताया कि कैसे सिर्फ 17 महीने की सरकार में उन्होंने इतनी सरकारी नौकरियां बिहार में दी। उन्होंने विधानसभा चुनाव से पूर्व किए अपने वायदे को निभाने की कोशिश किस तरह से की है। हालांकि क्रेडिट लेने में जेडीयू भी पीछे नहीं है। बीते दिन आरजेडी नेता ने मुजफ्फरपुर के सकरी सरैया से यात्रा की शुरुआत की है और यात्रा के अंत में लखीसराय से होते हुए 1 मार्च को पटना लौट जाएंगे। इस यात्रा के दौरान राज्य के सभी 38 जिलों को कवर करेंगे। यात्रा के दौरान तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार पर राज्य में बिना किसी दृष्टिकोण के शासन करने और बिना किसी कारण गठबंधन सहयोगियों को बदलने का आरोप लगाया है। उन्होंने मुजफ्फरपुर में लोगों से कहा कि आरजेडी सिर्फ माय की पार्टी नहीं बल्कि बाप यानी बहुजन अगड़ा आधी आबादी पुअर की पार्टी है। यात्रा में उमड़े जन सैलाब को देख आरजेडी नेता ने कहा कि ये ठेठ बिहारी अंदाज, ये जन समर्थन, जन विश्वास यात्रा में जन सैलाब जन क्रांति की नींव है।
तो वहीं तेजस्वी की इस लोकप्रियता से अब बिहार की एनडीए सरकार का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। तेजस्वी की लोकप्रियता से एनडीए दबाव में दिख रहा है। बीजेपी को बिहार हाथ से जाता दिख रहा है, तो दूसरी तरफ यूपी में भी उसे बड़ा झटका लग रहा है। आरएलडी के साथ बीजेपी का गठबंधन बनने से पहले ही टूटने के कगार पर आ गया है। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बात बनती जा रही है, तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बात उलझती हुई नजर आ रही है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी हाल ही में एनडीए में शामिल हुए हैं। अपने दादा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद जयंत ने भाजपा से हाथ मिला लिया। 10 दिन पहले ही राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी द्वारा घोषित गठबंधन की औपचारिक पुष्टि पर भाजपा अभी तक चुप्पी साधे हुए है। आरएलडी किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है और न ही जयंत का स्वागत करने वाले वरिष्ठ भाजपा नेताओं की कोई भी तस्वीर अभी तक सामने आई है। एक तरफ जहां पश्चिमी यूपी में भाजपा नेता चुप हैं, वहीं ये स्वीकार करते हुए कि इस मामले पर फैसला केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिया जा रहा है। आरएलडी सदस्यों ने कहा कि पार्टी पश्चिमी यूपी की 4 लोकसभा सीटों बागपत, बिजनौर, कैराना और मथुरा के लिए बातचीत कर रही है। इंडिया गठबंधन छोड़ने के सवाल पर जयंत ने कोई जवाब नहीं दिया। जयंत ने कहा, जब कोई औपचारिक घोषणा की जाएगी तो इसके कारण जरूर बताऊंगा। वहीं सूत्रों की माने तो पंजाब के किसानों द्वारा जारी आंदोलन और उनके खिलाफ हरियाणा सरकार के सख्त कदमों ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। मतलब साफ हो गया है कि जयंत के ऐलान के बाद भी बीजेपी गठबंधन को लेकर क्लियर नहीं है, जिससे ये माना जा रहा है कि गठबंधन बनते ही टूट सकता है। बीजेपी का साथ जयंत को भारी पड़ सकता है, इसीलिए वो अपने पैर पीछे हटाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ मोदी सरकार के पिछले 5 साल देश के युवाओं पर भारी पड़े हैं, खास तौर पर मुसलमानों पर, जिससे केंद्र की नीतियां सवालों में आ गई हैं। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार में लगातार ध्रुवीकरण के आरोप लगते आए हैं। खासकर मुस्लिमों के साथ भेदभाव पर मोदी सरकार सवालों के घेरे में बनी रहती है। इस बीच श्रम मंत्रालय के आंकड़ों में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद मोदी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल देश में बीते 5 सालों में नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यक समूह की हिस्सेदारी कम हुई है। श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019 के बाद से मुस्लिम समुदाय में नियमित वेतन भोगी स्टाफ के रूप में काम करने वाले लोगों की हिस्सेदारी में सबसे अधिक यानी 6.8% की गिरावट दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2018 और 19 में 22.1% से 2022 और 23 में उनकी हिस्सेदारी घटकर 15.3% रह गई है। वैसे तो रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार बुरी तरह से फेल साबित हुई है। हर वर्ग के लोगों को नौकरियों में नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों को उठाना पड़ा है। मुसलमानों के बाद सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला दूसरा धार्मिक समुदाय ईसाई है। ईसाई समुदाय में 3.2% और सिखों में 2.5% की गिरावट दर्ज की गई है। बहुसंख्यक हिंदू समुदाय में 2.3% के साथ ये गिरावट सबसे कम थी। यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ में विजिटिंग प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा बताते हैं कि नौकरी शहरी क्षेत्रों में मिलती है, पर महामारी के बाद विनिर्माण और सेवा जैसे दोनों अहम क्षेत्र रोजगार के बेहतर मौके देने में विफल रहे। इसका सबसे ज्यादा असर मुस्लिमों पर ही पड़ा, जो शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी